वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी थिंकर है राधा कमल मुखर्जी। इनको हम देखेंगे और हमने अरविंदो की जो बायोग्राफी थी, बुक्स थी, उन्हें मैंने कवर कर दिया है वीडियो के थ्रू। तो आपने नहीं देखी है वीडियो तो ज़रूर विज़िट करें। ये राधा कमल मुखर्जी हैं, इनकी बायोग्राफी देखेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन देखेंगे और बुक्स बहुत पूछी जाती हैं तो बुक्स भी हम मैंने मेंशन कर रखी हैं तो उसे भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए। राधा कमल मुखर्जी, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1889 में, डेथ हुई थी 1968 में। स्थान जहाँ पे इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में हुआ था और इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र मुखर्जी था और इनकी शिक्षा हुई थी कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज में, प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, और इनकी जो पहली कृति थी वो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, जो इन्होंने 1916 में लिखी थी। ठीक है, आगे हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन्हें 1920 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही मुखर्जी ने भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन विषय पर शोध कार्य करके डॉक्टर की जो उपाधि थी डायरेक्ट उसकी प्राप्ति की थी। कौन सा शोध पत्र इन्होंने शोध लिखा था, कौन सा विषय था? वो था भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन। आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि आपके जो राधा कमल मुखर्जी थे इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि किस निबंध या शोध पत्र पे मिली थी, वो कौन सा था? तो ये था भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन। ये शोध पत्र इन्होंने लिखा था तो इन्हें डॉक्टरेट की अभी जो उपाधि थी वो डॉक्टरेट की प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1955 से 1958 तक आप लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। प्रभाव रहा इन पर ब्रजेंद्र नाथ सील का, विनय कुमार सरकार का, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता का, पैट्रिक गिडिंग्स का, रॉबर्ट पार्क का, ब्रिगल्स का, आर्बन का, रॉस का। तो ये सभी विचारकों का प्रभाव आपको राधा कमल मुखर्जी के देखने को मिलता है। सेन गुप्ता जी के साथ मिलकर इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, माइंड इन सोसाइटी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। 1928 में ये बुक लिखी थी सेन गुप्ता के साथ मिलकर राधा कमल मुखर्जी ने। इन्होंने भगवद गीता की अपनी एक व्याख्या प्रस्तुत करने का भी सफल प्रयास किया, जो उनकी मृत्यु के बाद द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम, जो इन्होंने 1971 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु तो 1968 में हो गई थी, लेकिन मृत्यु के बाद जो इन्होंने गीता का व्याख्या प्रस्तुत किया था एक सॉन्ग के रूप में, इन्होंने फिर द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम ये इस नाम से प्रकाशित हुई थी। और इनके जो कंट्रीब्यूशन और भी जो थिंकर हैं जिनका प्रभाव इन पर रहा, जैसे कॉम्टे हैं, अरस्तू हैं और हर्बर्ट स्पेंसर हैं, लेस्टर वॉर्ड हैं, हॉबहाउस हैं, गिडिंग्स हैं, इन सभी की कृतियों को इन्होंने पढ़ा था, इनकी पुस्तकों का गहन अध्ययन किया और इनका जो प्रभाव है इनके लिखे हुए व्याख्यानों पर स्पष्ट दिखाई देता है। ये भारत में जो पंजाब में विश्वविद्यालय था, भारतीय अर्थशास्त्र के साथ सिद्धांत विषय पर इन्होंने 10 व्याख्यान वहाँ दिए थे, जो 1917 में दिए थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में आकर फिर उन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र को भी पढ़ाया। 1920 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किस विषय पर शोध
पत्र लिखा। ये देश विदेश की प्राय सभी व्याख्यात जो पत्रिकाएं होती थी, असंख्य लेखों और शोध रचनाओं के अतिरिक्त मुखर्जी अपने जीवन काल में 53 आधारभूत पुस्तकों की रचना की इन्होंने, जिससे उनका प्रकांड पंडित प्रमाणित होता है। अर्थशास्त्र, परिस्थिति शास्त्र, प्रादेशिक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, मानव उद्विकास, कला, धर्म, आचार, रहस्यवाद, प्रतीकात्मक समाजशास्त्र, मूल्य, मानवता, सभी विषयों पर मुखर्जी ने जो पकड़ थी बहुत ही सुदृढ़ थी। यह उनकी विभिन्न कृतियों व लेखों से स्पष्ट झलकता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, जैसा कि मैंने अभी बता दिया आपको, कि भगवत गीता का इन्होंने व्याख्यान किया था, जिसके बाद इनकी जो सॉन्ग के रूप में द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम, तो ये 1971 में प्रकाशित हुआ। आगे इनकी बुक्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये लिखी थी 1916 में। प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमी 1922 में लिखी है। डेमोक्रेटिक्स ऑफ द ईस्ट 1923 में लिखी है। बॉर्डरलैंड ऑफ इकोनॉमिक्स 1952 में लिखी है। सिविल्स ये लिखी है 1926 में। रीजनल सोशियोलॉजी ये लिखी है 1926 में। माइंड इन सोसाइटी ये लिखी है 1928 में। द थ्योरी एंड आर्ट ऑफ मिस्ट्रिज्म ये लिखी है 1937 में। मैन एंड इट्स हैबिटेशन ये लिखी है 1940 में। सोशल इकोलॉजी ये लिखी है 1945 में। सोशल फंक्शन ऑफ द आर्ट ये लिखी है 1948 में। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू 1949 में। द इंडियन स्कीम ऑफ लाइफ 1949 में। डायनामिक ऑफ मॉरल 1951 में। ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन 1956 में। द ऑरिजिन ऑफ मैरिज 1956 में। कल्चरल एंड आर्ट ऑफ इंडिया 1959 में। फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस 1960 में। फिलॉसफी ऑफ पर्सनैलिटी 1963 में। आगे इन्होंने बुक लिखी है डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ये 1963 में लिखी है। डायमेंशन ऑफ वैल्यू ये 1964 में लिखी है। डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन ये कब लिखी है? 1964 में। वननेस ऑफ मैनकाइंड ये लिखी है 1965 में। द कॉमिक्स आर्ट ऑफ इंडिया 1965 में। कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़ 1966 में। फिलॉसफी ऑफ मैन ये लिखी है 1966 में। ये बुक इनकी डेथ के बाद आई थी। सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम ये 1971 में लिखी है इन्होंने बुक। आगे थोड़ा इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, ये तो बुक्स हैं, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको। और आगे इन्होंने जो ज़्यादा से ज़्यादा बात की है, तो इन्होंने वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू मूल्यों सिद्धांतों की बात करते हैं। इन्होंने सामाजिक परिस्थिति के बारे में, ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में बताया है। उन्होंने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, जो सांस्कृतिक मानव शास्त्र है में जो प्रगति देखने को मिली, उसके संदर्भ में निश्चय ही अब सामाजिक विज्ञान का एक घनिष्ठ एकीकरण होने एवं समाज के एक सामान्य विज्ञान का निर्माण करने का समय आ गया है, उन्होंने ऐसा कहा। और उनके अनुसार जो श्रम विभाजन है उसको प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि समाज विभाजन योग्य नहीं है और इसीलिए समाज के विषय में कोई वास्तविक बोध तब संभव है जब समाज एक समग्रता के रूप में समाज की आदतों, मूल्यों, प्रतीकों का अध्ययन किया जाए।
इन्होंने समाज में व्याप्त मूल्यों सिद्धांतों के बारे में एक एकाग्रता के रूप में प्रस्तुत करने का एक जिम्मा उठाया। उन्होंने कहा कि जो समस्त मानव संबंध है, व्यवहार है, अपनी ही प्रकृति के कारण मूल्य हैं। इन मूल्यों को व्यक्तियों में, व्यक्तियों का और व्यक्तियों के लिए ही खोजा जाना है। ये कोटेशन बन सकता है कि ये कोटेशन किसने किया है? कहा है कि मूल्यों को व्यक्तियों में, व्यक्तियों का व्यक्तियों के लिए खोजा जाना है। वो कहते हैं कि मूल्य का विकास अपने सामाजिक जीवन में पारस्परिक अंतःक्रियाओं के दौरान करता है और मनुष्य का यह सामाजिक जीवन उन परिस्थितिगत, मनोसामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। सामाजिक संरचनाओं और प्रकारों का वह योग है जो लोकाचारों, विश्वासों, संबंधों, व्यवहारों के एक व्यवस्थित व क्रमबद्ध प्रतिमान को प्रतिस्थापित करता है, रक्षा करता है तथा संचालित करता है। मुखर्जी आगे कहते हैं कि समाज संरचनाओं व प्रकारों का ऐसा योग है जिसके माध्यम से मनुष्य पर्यावरण के 3 आयामों या स्तरों जैसे परिस्थितिगत, मनोसामाजिक तथा लक्ष्य पूर्ति नैतिक के साथ अपने अनुकूलन करता एवं अपनी जीविका, परिस्थिति तथा मूल्य पूर्ति संबंधी अपने आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आगे कहते हैं मुखर्जी कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे जैविक मूल्यों के लिए जनसंख्या की एक भौतिक स्थानिक समिष्टि होती है। अर्थशास्त्र दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाज वर्ग में विभाज्य सीमित मूल्यों के चुनाव व संतुष्टि के लिए संसाधनों, प्रौद्योगिकी तथा जीवन के जो स्तर होते हैं उनका एक प्रतिमान होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज संचार नियंत्रणात्मक परिस्थिति से संबंधित सामाजिक लक्ष्यों, मूल्यों की संतुष्टि के लिए संस्था है। नीतिशास्त्र दृष्टिकोण से समाज आदर्श मूल्यों अर्थात चरित्र के निर्माण व अनुसरण के लिए सहभागिता या सहगम्य है। समाज के एक सामान्य सिद्धांत में इन सभी आधारभूत पक्षों का समावेश होना आवश्यक है। तो इस तरीके से जो आपके कमल जी हैं वो कहते हैं कि समाज में जो व्यवस्था है 3 आधारों पर विभाजित हो सकती है। एक तो इन्होंने कहा कि जो भी परिस्थिति है, परिस्थिति तंत्र है, जैसे पौधे हैं, पेड़ है, भूमि है, इनके अनुकूल व्यवस्था हो और इनके अनुकूल सार्वभौमिक स्थिति हो, जिसके कारण व्यक्ति को अपनी विलक्षणताओं के कारण परिस्थितिगत संतुलन की आवश्यकता महसूस होती है। उसी पक्ष में वो बदलते रहते हैं। मानव का जीवन जो प्रतिमान होता है, संस्कृति का प्रतिमान अपनी पारस्परिक अंतःक्रियाओं व लेने देने के द्वारा दुनिया में जीवन निर्वाह की अनेक नई परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। ये परिस्थितियाँ दूसरा ये कहते हैं कि संस्था परिस्थिति की मुक्त समाज शास्त्रीय व्यवस्था है, जैसे संचार, संस्थान, नियंत्रण तथा परिस्थिति के प्रतिमान को एक नियंत्रित व नियमित क्रमबद्ध रूप प्रदान करती है। आगे कहते हैं तृतीय समूह वो है जो मूल्यों की मुक्त नैतिक व्यवस्था होती है, जैसे मनुष्य मूल्य। ऐच्छिक जो समिति होती है के बीच अंतःक्रियाएं और आदान प्रदान अत्यंत ही संगठित और प्रतिमानबद्ध होते हैं। फिर भी मानव का व्यक्तित्व व समाज मिलकर परिवर्तन अवस्थाओं में नवीन नैतिकता का विकास करते हैं। आगे इन्होंने एक समाज का महान विज्ञान बताया, उसे भी बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया और कहा कि समाज में जो भी चीज़ें हैं, समाज एक महान विज्ञान है। इस समस्या का हल ढूंढना कि किस भांति एकता, व्यवस्था, सुरक्षा, स्वतंत्रता व सहभागिता को प्राप्त हो, या मानव संबंधों के सामाजिक नैतिक पक्षों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करेगा या उन प्रक्रियाओं को परिभाषित करेगा जिसके द्वारा एक संस्कृति विशेष के आदर्श मूल्यों को प्रौद्योगिकी द्वारा नया रूप मिलता
या नष्ट हो जाता है। यह महाविज्ञान ईश्वर को परिपूर्णता व पवित्रता के साथ साथ सत्य, सौंदर्य और सदाचार के समन्वित प्रतीक के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और यह स्वीकार करेगा कि ईश्वर सभी प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। इन्होंने आगे परिस्थिति विज्ञान के बारे में बताया, सोशल इकोलॉजी। तो इसमें क्या बताया इन्होंने बताया कि सामाजिक परिस्थिति विज्ञान संबंधी जो विचार हैं वो भारत में सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक या अगुवा मानते हैं। जो राधा कमल मुखर्जी को हम ये जो सोशल इकोलॉजी है इसमें हम पथ प्रदर्शक या अगुवा इनको मानते हैं। इस विषय में इन्होंने निरंतर जो बुक मैंने अभी बताई आपको, बॉर्डरलैंड ऑफ इकोनॉमिक्स और सोशल इकोलॉजी ऑफ गोंगुन वैली जो लिखी थी उन्होंने, रीजनल जो बैलेंस ऑफ मैन लिखा है इन्होंने, एक इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन लिखी। तो ये जो बुक सभी लिखी हैं इसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि इन्होंने सोशल इकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। मूल्यों के इन्होंने सोपान क्रम दिए, स्केल ऑफ हायरार्की ऑफ वैल्यू। तो इसमें इन्होंने मूल्यों के बारे में बताया कि मूल्य के अनुसार सभी जो मूल्य मुखर्जी के अनुसार जो मूल्य हैं उनके स्तर नहीं होते, अपितु इसमें एक संस्करण होता है देखने को मिलता है। इस संस्करण में इन्हें बताते हैं कि मूल्यों के 3 आयाम हैं, जैविक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है। जैविक मूल्य स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह, कुशलता, सुरक्षा आदि से संबंधित होते हैं। सामाजिक मूल्य संपत्ति, परिस्थिति, प्रेम और न्याय से संबंधित होते हैं। और आध्यात्मिक जो मूल्य होते हैं वो सत्य, सुंदरता, सुसंगति और पवित्रता से संबंधित होते हैं। इन्होंने मूल्यों के गुण और मूल्यों के संस्करण को जिस तरीके से व्यवस्थित किया है तो इसीलिए ये मूल्यों के विषय में जाने जाते हैं। यदि सोशियोलॉजी में इसकी बात की जाती है तो मूल्यों के बारे में इन्होंने बताया है। कोई भी टॉपिक यदि दिया है तो उसमें इन्होंने मूल्यों को, आइडियल वैल्यू को बात की दी है और उनके वैल्यू और डायमेंशंस को प्रस्तुत किया है इन्होंने। तो इस तरीके से इनकी कंट्रीब्यूशन रहे हैं। और भी कई सारे कंट्रीब्यूशन हैं जो इन्होंने दिए हैं, कॉन्सेप्ट भी दिए हैं। तो यही थे इनके कंट्रीब्यूशन जो मैंने अभी आपको बताए। तो बाकी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे कि इनके जो आगे जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं। बाकी इन्होंने ब्रीफली बताएं तो इन्होंने नेचर से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें भी बताई हैं और वैल्यू समाज के, सोसाइटी के बारे में भी बताया है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द इनके जो कॉन्सेप्ट रहे हैं, घूमते रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उन्हें भी मैं लेके आऊँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।